Okay, so guys, now let's start a new topic, that is system of linear simultaneous equation या फिर system of simultaneous linear equation. अब ये जो टॉपिक है गाइज, इट्स अ टॉपिक विच इज रिलेटेड टू मैट्राइसेस एज वेल एज डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, तो दोनों टॉपिक से रिलेटेड है ये. चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो आप बहुत अच्छे से समझिए. लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टॉक अबाउट द सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसका मीनिंग क्या है? तो यार, लीनियर इक्वेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, 9-10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ऐसी कोई भी इक्वेशन दिखी हमें, है ना, ऐसी कोई भी हमें इक्वेशन दिखती थी तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन. राइट? क्यों लीनियर बोलते हैं? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है बेटा? दिस इज 1. ओके, तो ये क्या हो गई? एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. कितने वेरिएबल हैं? 2. दिख रहा है आपको, x और y. और यहां पर क्या है? यहां पर गाइज आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, तो इसे हम बोलते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा गाइज? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहता हूं, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे, सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस. तो सॉल्व करने का क्या मीनिंग है? बेसिकली सॉल्व करने का ये मीनिंग है, आई वांट टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ x एंड y विच इज सेटिस्फाइड बाय बोथ द इक्वेशंस, जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो गाइस, देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू डू इट. आपके पास सब्स्टिट्यूशन होता था, आपके पास एलिमिनेशन मेथड होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था. राइट? इन तीनों में से कोई सा भी मेथड हम यूज करते थे और x और y की वैल्यू निकाल लेते थे. राइट? तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. इसको हम क्या बोलेंगे? ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स. ऐसे ही गाइज, अगर मैं लीनियर इक्वेशन ले लूं 3 वेरिएबल में बेटा, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी क्या? Right? So here you can clearly see we have 3 linear equations in 3 variables x, y, z. Okay, so this is also called as a system of linear equation. ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें, दैट मींस एक्स वाई जेड की क्या वैल्यूज होंगी जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो गाइस, अगर सिर्फ सॉल्यूशन हमें निकालना होता है तो आप यहां पर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो. बट गाइस, हियर वी हैव 2 वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स जिनका यूज करके हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो उनमें से जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है हमारा गाइस यूजिंग द मैट्रिसेस, दैट इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स मेथड, और यू कैन कॉल इट एज गॉस जॉर्डन मेथड. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड. एंड सेकंड मेथड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जेई में आप मान के चलिए इससे क्वेश्चन डिटर्मिनेंट पे हमें आता ही आता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो अभी हम गाइज वन बाय वन वी विल डिस्कस बोथ दीज मेथड्स. सो द फर्स्ट मेथड गाइज, before starting the solution, let us first discuss about some important terms, some important terminologies which we are going to use over here, है ना. यहां पर हम कुछ टर्म्स का बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, कुछ टर्म्स आप 9th 10th से जानते आ रहे हो और कुछ टर्म्स आपके लिए नहीं होंगी. तो गाइज, जो पहली टर्म है दैट इज कॉल्ड एज द कंसिस्टेंट. तो देखो, कंसिस्टेंट का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वी विल से, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं सिस्टम की, system of linear equation की. So a system of linear equation is called consistent if there exists a solution for that. ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम होगा अगर उस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन आ रहा है, वो चाहे यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट. अच्छा, पहली बार आप लोग ध्यान रखिए, अगर आपको याद हो तो हम जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर मैं 2 वेरिएबल की बात करूं बेटा, तो यहां पर कितने टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल होते थे? कैन यू इमेजिन, कैन यू रिकॉल इट? सो आइदर यू कैन हैव यूनिक सॉल्यूशन, है ना, या तो हमारे पास एक यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई होता था जिसे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते थे, क्योंकि यार ये क्या है, a1x plus b1y equal to c1 is what? It is a straight line. राइट, इट्स अ लीनियर इक्वेशन, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. तो ये 2 लाइंस की इक्वेशन है.
और दो लाइंस का अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट मींस देयर इज वन वैल्यू ऑफ x एंड y विच इज सेटिस्फाइड बाय बोथ द इक्वेशंस, यस और नो, राइट। तो हम यहां पर क्या बोलते हैं कि इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते थे? जब हमारी लाइंस कैसी होती थी गाइस? कोइंसिडेंट, राइट। एक के ऊपर एक लाइन आ गई तो यार इन लाइंस पे लाई करने वाला हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है, एंड इफ इनफाइनाइट पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन वी कैन से देयर आर गोइंग टू बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। और थर्ड गाइस, यहां पर थर्ड वी हैव इज नो सॉल्यूशन। हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा सिस्टम हो, ऐसी दो इक्वेशंस हैं जिनका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा ज्योमेट्रिकली कब होगा गाइस? जब दोनों लाइंस बेटा हमारी कैसी हो जाएं? पैरेलल लाइंस। ओके, सो इफ टू लाइंस बिकम पैरेलल, right, if two lines become parallel then we can say that this system will have no solution, right। तो ये तीन टाइप के बेटा ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस यहां पर हमारे पास पॉसिबल होते हैं। आइदर सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, और इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इट विल हैव नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, ठीक है। अब ये तीनों टर्मिनोलॉजीज की अगर हम बात करें तो गाइज इफ आई टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, अगर बेटा मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं, सो एवरी सिस्टम आइदर इट विल बी अ consistent system or it will be a inconsistent system, ठीक है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ओके, सो दीज आर रिलेटेड विद सिस्टम। सिस्टम मींस हमारा लीनियर इक्वेशन। जैसे यहां पर हम दो लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, सेम थिंग वी कैन से फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद थ्री वेरिएबल्स, राइट। जो अभी हमने तीन इक्वेशंस देखी थी तीन वेरिएबल के साथ। तो अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो या तो बेटा वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अच्छा, अब कंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा? तो वही यहां लिखा है, कंसिस्टेंट सिस्टम तब होता है जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। अब वो यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। देखो कभी भी दो नहीं आ सकते सॉल्यूशन। आप ऐसा सोचो कि सर दो भी तो हो सकते हैं सॉल्यूशन, तीन भी तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते यार, नहीं हो सकते। आप बताओ मुझे यहां पर क्या दो लाइंस को आप सोच सकते हो ज्योमेट्रिकली कि वो दो बार इंटरसेक्ट करें? हाँ, ऐसे घुमाना पड़ जाएगा, विच इज नॉट राइट ना। ये दो लाइंस हैं, या तो ऐसी इंटरसेक्ट करेंगी या एक के ऊपर एक आ जाएंगी या फिर पैरेलल होंगी। आपको अगर मैं बोलूं कि यार कोई फोर्थ केस सोचो, तो क्या आप सोच पाओगे? हो ही नहीं सकता। यही तीन केस होने हैं। तो या तो यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए, या फिर इनफाइनाइट, या फिर नो सॉल्यूशन, राइट। सो इफ अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट and that is happening for these two cases, either a unique or infinite solution, then we can say कि सर मेरा सिस्टम जो है वो एक consistent system है, right? So my system will be called consistent system if it has either unique or infinite solution. अच्छा, और सर इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे? तो जब यार सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, then it will be called as इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सीधी सी बात है, राइट। तो दो टर्मिनोलॉजी यहां पर हमें दिख रही है, या तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कब होगा? व्हेन इट आइदर वी हैव यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज गाइस हमने यहां पर सीख ली हैं, राइट। दैट इज फर्स्ट वन इज अ कंसिस्टेंट एंड सेकंड वन इज अ इनकंसिस्टेंट। ओके, सो दीज टू टाइप्स ऑफ सिस्टम यू हैव टू रिमेंबर। ये टर्मिनोलॉजी है। तो पहले वाले में सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना चाहिए कंसिस्टेंट में, और यहां सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब होगा? आइदर यूनिक और इनफाइनाइट, और नहीं इनकंसिस्टेंट कब होगा? व्हेन आई हैव नो सॉल्यूशन। क्लियर दीज टू टर्मिनोलॉजीज? ओके, द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज गाइज बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशंस। तो होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? तो बेटा यहां पर लिखा है कांस्टेंट टर्म्स आर जीरो। तो अभी जो इक्वेशन हम मान रहे थे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, तो अगर c1 कांस्टेंट की जगह में जीरो पुट कर दूं, और दूसरी इक्वेशन में भी c2 कांस्टेंट की जगह अगर मैं जीरो पुट कर दूं, तो गाइज इफ आई डोंट हैव एनी कांस्टेंट टर्म, अब आप बोलोगे सर ये a1 a2 b1 b2 ये भी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट नहीं है, ये कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के।
कांस्टेंट टर्म तो C1 C2 वाली होती थी, तो अगर कांस्टेंट टर्म बेटा मेरा 0 हुआ तो मैं क्या बोल दूंगा कि सर ये एक होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस है। ओके, ये कैसी इक्वेशंस हैं? ये होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस है गाइस, द थर्ड टर्मिनोलॉजी। एंड गाइस द फोर्थ वन, एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट वन, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये ट्रिवियल क्या होता है सर। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन किसे बोला जाता है? जब किसी भी सेट ऑफ इक्वेशन में इधर वो 2 वेरिएबल है या फिर 3 वेरिएबल है, अगर सॉल्यूशन हमारा है ऑल वेरिएबल इक्वल टू 0, okay, if all variable 0 is your solution, then it is called as the trivial solution। क्या बात समझ में आई? जैसे कि मैं क्या बोलूं कि अगर मेरे पास बेटा एक ये इक्वेशन है और दूसरा ये इक्वेशन है, तो यहां पर क्या आपको क्लियरली दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 आर सेटिस्फाइंग दिस सिस्टम, राइट? सो वो जो सॉल्यूशन आया है, यूनिक सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, एक ही सॉल्यूशन आएगा इन दोनों इक्वेशंस का, आप देख लो ओरिजिन से पास होंगी, दैट इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, ओके, सो हियर वी हैव डिस्कस कि ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आएगा? जब हमारे इक्वेशंस में सारे वेरिएबल इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन, राइट? इसे हम क्या बोल देते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। जैसे यहां पर क्या है, आपको दिख रहा है कि यार x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन, राइट? तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। मतलब ये सिर्फ यार एक नाम दे दिया गया है ना, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 या z इक्वल टू 0, अगर 3 वेरिएबल हैं तो 0 0 0 वाला जो सॉल्यूशन है उसको एक अलग सा नाम दे दिया गया है, जैसे दैट इज ट्रिवियल। अच्छा, तो नॉन ट्रिवियल क्या होगा? इसके अलावा जो भी है वो नॉन ट्रिवियल है। अगर ये ट्रिवियल है तो इसके अलावा जो भी सॉल्यूशन है, मतलब अगर ऐसा हो गया कि 1 2 0 या फिर 2 3 -1, कुछ भी, ठीक है, इसके अलावा 0 0 0 के अलावा जो भी सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? उसको हम बोल देंगे कि वो कैसा सॉल्यूशन है सर? इट इज नॉन ट्रिवियल। ठीक है, इट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, सो गाइस दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स मेथड के लिए भी और अपना डिटर्मिनेंट मेथड के लिए भी ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूज करते हैं। अब गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड, दैट इज द मैट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो गाइस इफ आई हैव अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समथिंग लाइक दिस, that is a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equals to d2 and a3x plus b3y plus c3z equals to d3। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है? यहां पे 3 इक्वेशंस है। अच्छा, अब इन 3 इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं गाइस? अगर मैं एक मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से ले लेता हूं, राइट? तो ये मैट्रिक्स आपको क्या दिख रहा है? दिस मैट्रिक्स वी आर फॉर्मिंग बाय टेकिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, राइट? अगर इस मैट्रिक्स को गाइज इफ आई मल्टीप्लाई विद अ मैट्रिक्स विच इज समथिंग लाइक दिस, कैन यू सी ऑन मल्टीप्लाइंग दीज टू मैट्रिक्स आई विल गेट दीज 3 इक्वेशंस। देखो, a1x b1y प्लस c1z, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? a2 इंटू एक्स b2 इंटू वाई c2 इंटू z, तो सेकेंड लीनियर इक्वेशन आ गई। और a3 इंटू एक्स b3 इंटू वाई c3 इंटू z, तीसरी लीनियर इक्वेशन आ गई, LHS पार्ट, राइट? सो आई कैन से दिस LHS पार्ट कैन बी रिटन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 2 मैट्रिसेस, और RHS पार्ट को एक हम 3x1 का एक और मैट्रिक्स बना देते हैं, दैट इज ऑफ द कांस्टेंट मैट्रिक्स d1 d2 d3। So this system of linear equation in the matrix form, I can write it like this. And guys, now if you see, so I can call it as a matrix A. Okay, the matrix formed by the coefficients of x, y and z. The coefficients of x, y, z. This matrix is the variable matrix X. इसे हम क्या बोलते हैं? Variable matrix. Variable matrix क्यों? क्योंकि यार ये सारा जो कैलकुलेशन है वो किसके लिए हो रहा है? ये अननोन फाइंड करने के लिए तो हो रहा है, एक्स वाई जेड फाइंड करने के लिए तो हो रहा है, सॉल्यूशन के लिए, राइट? तो ये हमारा अननोन मैट्रिक्स ए हो गया, और इसे कुछ भी एक कांस्टेंट मैट्रिक्स हम लोग बी बोल देते हैं। Okay, so what I am here able to see that this system of linear equation, right? This system of linear equation, I am able to convert it into
a matrix equation that is A into X equal to B. मैं इसे क्या कर पा रहा हूं? I am able to write it as AX equal to B. अब मुझे बताओ क्या निकालना था बेटा? You have to find value of this X. हमें क्या करना था? हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं गाइस। तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, मेरे पास तीन मैट्रिक्स हो गए, A formed by the coefficient, the matrix X, the unknown matrix X formed by the variables X, Y, Z, and the constant matrix B that is D1, D2, D3. Okay, so I am getting this equation that is AX equal to B. अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें क्या फाइंड करना है? हमें x फाइंड करना है। यस और नो? एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये मैट्रिक्स x फाइंड करना है। अभी x मैट्रिक्स कैसा आएगा? तो सर आप बोलेंगे कि सर a से डिवाइड कर दो, है ना, b अपॉन a। यार मैंने आपको बता रखा है देयर इज नो ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इन मैट्रिसेस, राइट? तो b अपॉन a विल बी मीनिंगलेस। तो फिर क्या करें सर? तो यार देखो, अगर मैं इफ आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विथ A इनवर्स, और कैसा मल्टीप्लीकेशन करूं? प्री मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब अगर कुछ इस टाइप से, राइट, इफ आई मल्टीप्लाई A इनवर्स बोथ द साइड्स, तो गाइस A इनवर्स इंटू A क्या हो जाएगा? इट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ, सो इट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स I. Okay, so I into X is coming A inverse into B. अच्छा, any matrix multiplied with identity matrix is the matrix itself. तो क्या यहां से आपको दिख रहा है कि बेटा X की वैल्यू कितनी आ रही है? A inverse into B. X is what? X is your unknown matrix जो हमें फाइंड करना था, है ना? तो उसकी वैल्यू आ रही है A इनवर्स इंटू B। अच्छा, A मैट्रिक्स हमारे पास था, इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं, और अगर मैं उसे बेटा इस मैट्रिक्स द कांस्टेंट मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो मैट्रिक्स मेरे पास आने वाला है दैट विल बी माय अननोन मैट्रिक्स। तो क्या आपको दिख रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं किस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं? मैट्रिक्स की हेल्प से, है ना? मैंने क्या बोला? अच्छा, इसको ऐसे लिख लेते हैं AX इक्वल टू B। अब दोनों तरफ इनवर्स मल्टीप्लाई किया तो X इक्वल टू क्या आ रहा है? A इनवर्स B। लेकिन यहां एक बात गाइस आपको याद रखनी है, क्या मैंने कोई गलती की है क्या यहां पर? हाँ, हैव आई मेड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक ओवर हियर? मिस्टेक तो नहीं की, लेकिन एक कंडीशन हम भूल गए। हमने इनवर्स मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करें। तो ये सॉल्यूशन कब ट्रू है? जब हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करे। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, है ना? और ऑब्वियसली A बेटा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना? ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो वो तो ऑब्वियसली इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की कंडीशन है। और x को A इनवर्स B कब बोलेंगे? जब डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 होगा। तो गाइज यहां से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ x y z। बट मैं आपको बताता हूं, हम ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो टॉपिक है, इसमें हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन के हमारा इंटरेस्ट कभी नहीं होता। अच्छा, तो सर फिर अभी तक क्यों इतनी बातें कर रहे थे? हाँ, अभी तक तो हम एक्स वाई जेड के पीछे पड़े थे, अब आप बोल रहे हो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों नहीं इंटरेस्ट? वाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट? बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन बोले तो क्या यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, या फिर नो सॉल्यूशन है। Okay, so instead of the exact solution, we are more worried about the nature of the solution, right? कि वो unique होगा, वो infinite होगा, या फिर वो no solution होगा, या फिर the system is consistent or inconsistent. Okay, so we are more worried about the nature. And guys, if you have to find exact solution, this is how you can do it. Obviously, this condition has to be true. ओके, इन्वर्टिबल होना चाहिए तभी ये आंसर करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। अब अगर इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा सर? तो वही अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस। लेट्स सी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सो द फर्स्ट कंडीशन इज इफ डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। सो इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 गाइस, यहां पर हम क्या बोलेंगे? वी विल गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि x का वैल्यू कितना आ रहा था बेटा? x, दैट इज द अननोन मैट्रिक्स, it was coming A inverse into B, right? So you can clearly see you will get the unique values of X, Y and Z.
एक्स जो मैट्रिक्स था हमारा एक्स वाई जेड का कॉलम मैट्रिक्स, उसकी यूनिक वैल्यूज आएंगी, और अगर यूनिक वैल्यू आ रही है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा गाइस एक बात बताइए, इफ यू आर गेटिंग अ यूनिक सॉल्यूशन, क्या मैं बोलूं कि ये सिस्टम कैसा सिस्टम होगा, सॉल्यूशन आ गया, दैट मीन्स सर दिस इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम, यस और नो, राइट? अगर सॉल्यूशन आ गया इसका मतलब सिस्टम कैसा है, सिस्टम इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, सो गाइस इफ डिटर्मिनेंट a is not equals to 0, you have to understand that you will get a unique solution and you can say it will be a consistent system. This will be the solution. Okay, if you need exactly solution, system will be consistent. Okay, अब गाइस नेक्स्ट केस देखते हैं हम, अगर डिटर्मिनेंट a 0 हो गया, तो डिटर्मिनेंट a 0 होने के देखो दो चीजें हैं। अगर मैं यहां पर x की बात करूं बेटा, x was what, x was a inverse into b. A inverse, can I write it as adjoint a upon determinant a, right? x क्या होता था बेटा, adjoint a upon determinant a, this was the formula, into b. तो ये डिटर्मिनेंट a तो एक कांस्टेंट है ना, न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास, adjoint a into b, तो ये एक कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स होगा, राइट? सो दिस मैट्रिक्स अपॉन दिस कांस्टेंट वैल्यू इज योर x। बट अगर यहां पर डिटर्मिनेंट की ही वैल्यू कैसी हो जाए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाए हमारा इक्वल टू 0, ओके, तो डिनोमिनेटर तो 0 है, तो क्या बेटा आप डायरेक्टली यहां बोल दोगे कि सॉल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट? क्या आप डायरेक्टली यहां पर बोल देंगे कि सॉल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट? नहीं, यहां पर दो केसेस बनते हैं। अगर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 है, देन वी विल गो इनटू फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ दिस एडजॉइंट a इनटू b। ओके, तो गाइस अगर मैं बोल रहा हूं कि डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर है कि a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और दूसरा पॉइंट ये है कि अब हम इसीलिए फाइंड करने वाले हैं एडजॉइंट a इनटू b की वैल्यू। मैंने अभी आपको बताया था एडजॉइंट a इनटू b, x इज इक्वल टू एडजॉइंट a इनटू b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट a इनटू b की वैल्यू फाइंड करेंगे अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है गाइस। ओके, इफ दिस वैल्यूज कम्स इक्वल्स टू 0, देन सिस्टम हैज मेनी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों सर, क्या हो गया ये? देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एडजॉइंट a into b 0, that means it's a matrix guys, obviously it will be a null matrix. Okay, so if you get a null matrix in the denominator, right, if you get a null matrix in the numerator and divided by a 0, so guys there can be infinite many solution for that particular equations. ओके, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो x को हम जो लिखते थे कि ये होगा a इनवर्स इंटू बी, और यू कैन कॉल इट एज एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अगर ये मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाता है, ओके, ये सारी डिस्कशंस हो रहा है जब डिनोमिनेटर तो ऑब्वियसली 0 है ना, तो अगर डिनोमिनेटर 0 है तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि सिस्टम कैसा होगा, हाँ मतलब देयर विल बी नो सॉल्यूशन, वी विल चेक द न्यूमरेटर दैट इज एडजॉइंट a इनटू b, अगर वो नल मैट्रिक्स के बेटा इक्वल आता है, ऑलराइट, इफ इट बिकम्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन व्हाट वी विल से, देन वी विल से द सिस्टम, दिस सिस्टम विल हैव हाउ मेनी सॉल्यूशन, दिस विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, दिस विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और गाइज अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन तो है, इनफाइनाइट है मतलब देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, सो गाइज फर्स्ट वन वाज व्हेन डिटर्मिनेंट a is not 0, तो देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम कंसिस्टेंट। अगर डिटर्मिनेंट a 0 है तो दो कंडीशन आप चेक करोगे, एडजॉइंट a into b, अगर ये भी नल मैट्रिक्स के इक्वल है, 0 मींस इफ इट इज आल्सो नल मैट्रिक्स, देन द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड अगेन आई विल कॉल द सिस्टम एज कंसिस्टेंट। अब जो थर्ड केस है, अगर डिटर्मिनेंट adjoint a into b, if this is not equal to null matrix, that means there is something in the numerator, let's suppose something like this, I'm just taking an example, right, this is not a null matrix divided by something 0, so guys can you see the elements will be 2 upon 0, 3 upon 0, something like that, which will not be defined. Okay, oh sorry, it will be a you can say column matrix है, तो आप 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लो, 3 क्रॉस 1 सॉरी, या
इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो यहां अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो देखो यार ये एलिमेंट, ये चीज क्या है, दिस विल बी नॉट डिफाइंड। 0 upon 0 is basically guys a indeterminate form we have seen, लेकिन something finite upon 0 ये तो not defined है। और अगर ऐसा कुछ आ गया guys, then in that case we say we get no solution of the system, okay? So then the system will have no solution. Then the system will have no solution, and guys this system then it will be called as the inconsistent system. It will be called as what? It will be called as your inconsistent system, okay? तो guys मैट्रिक्स मेथड में तीन चीजें हैं हमारे पास, okay? यूनिक सॉल्यूशन, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड यू नो द नो सॉल्यूशन पार्ट। सो आपको कैसे प्रोसीड करना है? सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट सर x जो होता है वो a इनवर्स इनटू b होता है, okay? This is how I can find the unknown matrix x, right? But here some things I have to remember. If determinant A becomes equal to 0, not equal to 0, then I'll get a unique solution, or you can say I'll get a consistent system, है ना? अगर determinant A not 0 है तो मैं unique solution मिलेगा और सिस्टम को मैं consistent बोल दूंगा, वो तो obvious है। लेकिन अगर determinant A equal to 0 हो गया, then it gets into two parts. It will break into two parts. Then I have to check a second condition, that is adjoint of A into B. इसका वैल्यू क्या आ रहा है? अगर adjoint A into B null matrix है, ठीक है, अगर ये null matrix है, so guys 0, you can just see 0 upon 0, so that will give you infinite solution. कैसे solution आ जाएंगे बेटा? Infinite solution. और अगर adjoint A into B ये not equal to 0 होता है, not equal to null matrix, something finite matrix upon 0, so this will give you no solution. And guys, in this case the system will be consistent. Okay, in this case the system will be consistent, but in this case the system will be inconsistent. Okay, so guys this approach you have to remember when you are solving using the matrix method, that is the Gauss-Jordan method, कि अगर determinant A पहले find करेंगे, not 0 है तो डायरेक्टली बोलना है, डायरेक्टली, कुछ चेक ही नहीं करना हमको। अगर सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं फाइंड करना है, वरना तो फिर एडजॉइंट इनटू बी यहां भी फाइंड करना पड़ेगा अगर एग्जैक्ट एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए। बट अगर आपको सिर्फ नेचर पे कमेंट करना है तो आप देख लो कि यार डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है। अगर नॉट 0 आ गया तो बहुत ईजी, हम बोल देंगे कि सर यूनिक सॉल्यूशन होगा एंड इट विल बी कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो फिर एक और स्टेज फर्दर डाउन जाना पड़ेगा, फिर आप कैलकुलेट करोगे एडजॉइंट ए इनटू बी। अगर ये नल मैट्रिक्स आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर ये नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आया तो हम बोलेंगे कि सर नो सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सो दैट इज ऑल, लाइक दिस इज ऑल योर गॉस जॉर्डन मेथड, दैट्स इट, नथिंग एल्स, है ना? ए बी सी एक्स क्या होते हैं ये तो पता है ना आपको। ए मैट्रिक्स इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, बी इज द कांस्टेंट पार्ट, राइट, d1 d2 d3, और x इज द वेरिएबल मैट्रिक्स x y z। दैट्स इट। सो दिस इज द होल समरी ऑफ आवर गॉस जॉर्डन मेथड बेटा। ओके, चलो अब हम गाइज इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट। तो गाइज सॉल्व द सिस्टम यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स। तो यहां क्या बोल दिया गया है कि यार इस सिस्टम को सॉल्व करो यूजिंग द मैट्रिक्स इनवर्स, इसका मतलब गॉस जॉर्डन मेथड से। तो देखो सॉल्व करने का मतलब है यहां हमें एक्स वाई जेड एग्जैक्टली फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो गाइज इसको अगर मैं मैट्रिक्स मेथड के फॉर्म में लिखना चाहूं, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो ए मैट्रिक्स विल बी दी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दैट विल बी 1 1 1 1 minus 1 1 and 2 1 minus 1। ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है? ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया, राइट बेटा, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। देन द वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, and then the matrix B, that is your 6 2 and 1, right, the constant matrix। तो ये ax equal to b आ गया। अब गाइज यहां से अगर आपको x चाहिए, that is this matrix, तो वो किसके इक्वल होगा? that will be equal to the inverse of this matrix, right, a inverse into b। अच्छा, a inverse को क्या लिखोगे आप? adjoint of a upon determinant a into b। तो सबसे पहले हम गाइज यहां फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो गाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए
that will be determinant of this matrix, guys. Okay, so this matrix determinant can I write directly? Okay, I'm not again writing it inside, you know, the determinant portion. You can just calculate it over here. So it will be what? 1 into -1 into -1 1, 1 minus 1 0, बहुत ही बढ़िया. Then -1 into -1 into 1 -1, 2 into 1 is 2. तो -1 -2 कितना हो गया? माइनस का 3 हो गया. और लास्ट में कितना आ रहा है? 1 into 1 माइनस ऑफ -2. तो 1 into 1 माइनस ऑफ -2. तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. देख लो यार, अब इसको सॉल्व कर लो. 1 into 0 gone, -3 into -1 3, and this will be also 3. So 3 plus 3, can you see it is coming 6, which is not equal to 0. तो not equal to 0 इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है. There is a unique solution. ये मैं कंफर्म यहीं से बोल सकता हूं कि सर कैसा सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम का? तो यूनिक सॉल्यूशन होगा. तो अगर आपसे कोई पूछता है गाइज, अगर मैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को अगर मैं आपको दे देता कि आइडेंटिफाई वेदर दिस सिस्टम विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऑप्शन सी नो सॉल्यूशन, या डी नन ऑफ दीज, या डेटा इनसफिशिएंट, कुछ भी, तो आप इतना बस पार्ट करने के बाद बोल सकते थे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा. क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ए जो आ गया है वो इक्वल टू 0 आ गया है. ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है? अच्छा, और एक और ये हो सकता था कि सिस्टम कैसा है. तो यार अगर यूनिक आ गया तो क्या सिस्टम को बेटा डायरेक्टली बोला जा सकता है कि सर वो तो कंसिस्टेंट ही होगा, राइट? बिकॉज देयर इज अ सॉल्यूशन, एंड इफ देयर इज अ सॉल्यूशन द सिस्टम हैज टू बी कंसिस्टेंट. ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व जस्ट बाय डूइंग दिस. देखो 2 स्टेप्स करिए, उसमें से भी ये वाली आपको लिखना जरूरी नहीं है. आप तो डायरेक्टली बस डिटर्मिनेंट बताओ, इतना क्यों लिखना है? हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू से ही मिल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं. अब यूनिक सॉल्यूशन आ गया, लेकिन हमें यार देखो सिस्टम को सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई जेड फाइंड करना है, तो कैलकुलेशन करनी होगी. तो कैलकुलेशन क्या करेंगे? तो x को हमने लिखा था एडजॉइंट a इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट a. दिस इज 6. नाउ जस्ट कैलकुलेट गाइज एडजॉइंट a इंटू बी. सो गाइज दिस मैट्रिक्स, इसका अब एडजॉइंट फाइंड करना होगा, जो कि थोड़ा सा लेंदी होता है, राइट? लेकिन हम लोगों ने कोफैक्टर, adjoint is what? Cofactor transpose. So I'll say X will be the cofactor matrix का transpose. So let's start finding the cofactors. So C11 guys, वो कितना हो जाएगा? 1 minus 1, ये 0 हो गया. C12 guys, so 1 2, so -1 -2, that will be -3, but with a sign change because it is 1 2, so it will be 3. Then C13, okay, so C13 first row third column gone, 1 plus 2 3, sign will be same, so it will be 3. Then C21 आएगा बेटा, right? Second row first column, -1 -1, it will be -2, but because odd number है, 2 plus 1 is odd, तो sign change होके ये 2 आ जाएगा. C22 बेटा, sign will be same, 2 2, so it will be -1 -2, that will be -3. And then C23, तो ये कितना आ जाएगा? 2 3, 1 -2, that will be -1, but with a sign change, so it will be +1. Then C31, third row first column, 1 plus 1, तो ये हो गया 2, राइट? ये कितना आ गया? 2 आ गया. अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? C32, तो वो कितना हो जाएगा? थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 -1 0, और 0 का यार साइन चेंज करेंगे तो भी 0 ही रहने वाला है, राइट? एंड C33, -1 -1 is -2, no sign change, so it will remain -2. तो देख लो बेटा, आ गया है आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स. ओके, सो दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें दिस इज नॉट x, सॉरी, दिस इज नॉट x, दिस इज जस्ट एडजॉइंट ऑफ a यार. ये एडजॉइंट a है, अभी b से भी मल्टीप्लाई करना है, फिर a डिटर्मिनेंट a से डिवाइड करेंगे तब x आएगा. तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है. सो यू नो यू कैन जस्ट राइट इट. अब इसका ट्रांसपोज ले लो, तो देखो एडजॉइंट a कितना आ जाएगा? It will be 0 3 3, that will be the first column if you see. Okay, so here I am writing, so adjoint A कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज था, इसीलिए 0 3 3 बेटा यहां आ जाएगा. जो फर्स्ट रो थी कोफैक्टर की, वो फर्स्ट कॉलम यहां बन गया, राइट? अच्छा, सेकंड रो क्या हो जाएगी? देखो यहां पर 2 -3 1, तो इसका फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारा कॉलम हो जाएगा, दैट इज 2 -3 and 1. और गाइज लास्ट रो जो है हमारा वो कितना है? यहां पर 2 0 and -2, तो लास्ट कॉलम कितना हो जाएगा? 2 0
and -2. So this is my adjoint of A. अब B मैट्रिक्स क्या था? तो B मैट्रिक्स गाइज यहां पर हमारे पास था 6 to 1, योर कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो वो हम यहां पुट कर देंगे. एडजॉइंट A into B करना है ना, तो एडजॉइंट A into B, तो ये हो जाएगा 6 to 1. So if you calculate guys, this is a multiplication symbol, row by column matrix multiplication. 6 into 0 0, 2 into 2 4, plus 2 into 1, that will be 6. 3 into 6 18, minus 3 to just 6, so 18 minus 6 is 12. 0 into 1 is 0, तो ये हो जाएगा 12. Then 3 into 6 18, 1 into 2 2, तो 18 plus 2 20, और minus 2, तो ये भी आ गया 18. तो ये हो गया एडजॉइंट A into B. तो x निकालने के लिए क्या करना होगा? इसे डिवाइड करना होगा डिटर्मिनेंट A से, जो कि था 6. तो राइट, ये एडजॉइंट A into B की वैल्यू आ गई, उसे, ये B है बेटा, उसे डिवाइड, हाँ, उसे डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट A, दैट इज 6 से, तो x आ गया. तो गाइस बताइए मुझे x का वैल्यू कितना आ रहा है? इट इज कमिंग 1 2 and 3. दैट मींस x equal to 1, y equal to 2. This is your unknown matrix X, which was equal to what? X, Y, Z के equal था ना ये. So if you compare these two, you can clearly say the solution of this system is X equal to 1, Y equal to 2, and Z equal to 3. Okay, so this is the matrix method of solving system of linear equation, or you can say Gauss-Jordan method. ठीक है, देखो ये 1 2 3 ना आप सिंपल सॉल्यूशन से भी फाइंड कर सकते हो, मतलब सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके, है ना. जैसे यहां से आप पुट कर सकते हो कि यार x प्लस जेड की वैल्यू y प्लस 2 है, दिख रहा है आपको, तो y प्लस 2 x प्लस जेड यहां पुट करोगे तो 2y प्लस 2 इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 2 वहीं से आ जाएगा. फिर पुट करोगे तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से भी बहुत इजीली फाइंड किया जा सकता है. बट हमें क्या होता है कि कई बार इक्वेशन थोड़ी टफ होती है ना, तो हमें ये मैट्रिक्स या फिर डिटर्मिनेंट मेथड जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उनका यूज करना हो. एंड इन बोर्ड्स दे जस्ट गिव यू द क्वेश्चन लाइक डू यूजिंग ओनली दिस मेथड. ओके, तो फिर आपको इस तरह से बेटा पूरा सॉल्व करना ही होगा, देयर इज नो अदर वे. ओके, चलिए लेट्स सी गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x plus py plus 6z is equal to 8, x plus 2y plus qz equal to 5, x plus y plus 3z equal to 4. So you have again a system of linear equation in 3 variable. Now you have to identify for what value of q, p and q the system has unique solution. तो यार यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था the determinant of the coefficient matrix has to be not equal to 0. So guys, if you simply do it over here, the coefficient matrix is 2p6, 1 2q and 1 1 3. This is the coefficient matrix. इसका determinant value अगर not equal to 0 है तो फिर this system will have unique solution. Yes or no? तो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं यार. तो ये कितना आ जाएगा? 2 into 6 minus q minus p into 3 minus q, right? Simple matrix determinant expansion, and plus 6 into 1 minus 2, that will be minus 1. तो 6 into minus 1 वो minus 6 हो जाएगा. We want this to be not equal to 0. So guys, this is coming 12 minus 2q minus 3p plus pq minus 6 not equal to 0. ठीक है, तो यहां पर गाइज हमें PQ में कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिल रहा है. एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस, सो आई एम गेटिंग PQ, राइट, ये टर्म है PQ, देन माइनस 3P माइनस 2Q एंड 12 माइनस 6, दैट इज प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0. तो आप देखिए यहां पर गाइज वी आर गेटिंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ओके, सो अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? तो यार जनरली आपको यहां पर गाइज वी विल ट्राई टू मेक फैक्टर्स. ओके, जब भी इस तरह से 2 वेरिएबल्स में सिंगल इक्वेशन होती है तो वहां फैक्टर्स की फॉर्म में वो स्प्लिट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो क्या यहां पर हम फैक्टर्स कर पाएंगे? तो देखो गाइज, फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स कैन आई टेक p as common, right? If I take p as common in the factor, I'll get q minus 3, right? And from the last 2 term, can I take minus 2 common? So again it will become q minus 3 equal to not equal to 0. So finally, can you see the factors are coming p minus 2 into q minus 3 not equal to 0. तो अब आप आंसर क्या बोलेंगे? हाँ, can you say, will you say p equal to 2 and q equal to 3 is the answer? नहीं,
यार उस केस में तो ये 0 हो जाएगा, हमें नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। तो ये चीज नॉट इक्वल टू 0 कब होगी? जब P नॉट इक्वल टू 2 हो और Q नॉट इक्वल टू 3 हो, क्योंकि इनमें से अगर एक भी केस इक्वल हो गया तो फिर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इफ यू वांट यूनिक सॉल्यूशन देन P should not be equal to 2 and Q should not be equal to 3। ठीक है, P 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए और Q 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, then only this system will give me a unique solution। तो सिंपल डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था फॉर द कोफिशिएंट मैट्रिक्स गाइस। ओके,